हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी 147 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस की, तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपन किसकी बात करेंगे? आज की क्लास में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, यानी कि ये है क्या। दोस्तों, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में आपके पास टोटल आज के टाइम पर 119 एलिमेंट्स है। आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 119 एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप उन 119 एलिमेंट्स को अलग अलग करके डिस्कस करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करोगे, तो आप जानते हो दोस्तों बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। और ये मुश्किल काम को ईजी कैसे करना है कि हम इन 119 एलिमेंट्स को कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई कर दें कि इनकी स्टडी थोड़ी सी क्या हो जाए दोस्तों, ईजी हो जाए, इनकी पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कोशिश करी थी कि हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें ताकि आने वाली जनरेशन को इनका क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसी क्रम में दोस्तों आवर्त वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपको सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब समझना है कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों, इस पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेड। इसका मतलब क्या होता है? रिपीटेड, यानी कि ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो रिपीट हो रही हो, किसके अंदर? एलिमेंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था दोस्तों डॉबेरिनियर, और इन्होंने जो रूल दिया था उस रूल का नाम था डॉबेरिनियर्स ट्राइड्स। क्या नाम था? डॉबेरिनियर्स ट्राइड्स। डॉबेरिनियर ने क्या किया दोस्तों, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। कितने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए? तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और हर एक ग्रुप को बोला ट्राइड्स। डॉबेरिनियर ने क्या किया, मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है, सी कोई एलिमेंट है, डी एलिमेंट है, ई एलिमेंट है और एफ एलिमेंट है, जी, एच और आई ये 3 एलिमेंट है। डॉबेरिनियर ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले तीन एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाए। और इस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों? ग्रुप की प्रॉपर्टी ये थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, कौन सा एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is approximately equal to the atomic mass of middle element। ये इनकी थ्योरी थी, किसकी? डॉबेरिनियर जी की। तो डॉबेरिनियर जी ने दोस्तों यही कहा था कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उनका एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल है? मिडल वाले एलिमेंट के अप्रॉक्स इक्वल है। यानी कि मैं ऐसे कहूँ इसी चीज़ को कि डॉबेरिनियर जी ने ऐसे कहा था कि अगर हम ए और सी का एवरेज निकालें, इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालें, तो वो या तो इक्वल होगा या फिर अप्रॉक्स इक्वल होगा किसके एटॉमिक मास के? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बी के अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा? इक्वल। ये डॉबेरिनियर का ट्राइड था। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि ट्राइड्स क्या होते हैं, तो आपको क्या बताने हैं कि डॉबेरिनियर क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 and 3, या ऐसे कहूं द डॉबेरिनियर classify the elements in group of 3 and 3 parts. Each part is called Doberinier's triads, या each part is called triads। थ्योरी की बात करते हैं दोस्तों। Consider 3 elements in which atomic mass of center atomic element is the arithmetic mean
अर्थमेटिक मीन की जगह आप लोग क्या बोल सकते हो दोस्तों, एवरेज एटॉमिक मास बोल सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास टू टू अदर एलिमेंट्स या टू फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स। ठीक है, हिंदी में बात करें, तीन तत्वों के समूह में मध्य वाले तत्व का एटॉमिक मास जो है वो प्रथम और अंतिम तत्व के एवरेज एटॉमिक मास यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर या फिर टोटल ही बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी कमियों की। अच्छा, पहले बात करते हैं डॉबेरिनियर जी के जो ट्रायड्स थे वो कौन कौन से थे। डॉबेरिनियर ने केवल 3 ट्रायड बनाने में सफलता हासिल करी थी दोस्तों। पहला ट्रायड है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा जो ट्राइड्स है दोस्तों वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा ट्राइड्स है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39 और जो मिडल एलिमेंट जिसका बोलते हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक मास है 23। अब आप अगर 7 और 39 का एवरेज निकालोगे यानी कि 39 और 7 को ऐड करके उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 23। देखो 39 प्लस 7 46 और 46 का हाफ कितना हो गया 23। आपको सबको निकालना आता होगा मेरे ख्याल से कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, बेरियम का एटॉमिक मास 137, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 88.5 आएगा जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके एटॉमिक मास के, सोडियम के एटॉमिक मास के अप्रोक्स इक्वल है। तीसरे की बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। दोनों का एवरेज फाइंड आउट करोगे दोस्तों मिलेगा 81.25 जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, ब्रोमीन के एटॉमिक मास यानी कि 80 के अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। आगे डिस्कस करें लिमिटेशन ऑफ डॉबेरिनियर्स ट्राइड्स यानी कि डॉबेरिनियर जी की कमियां क्या थी। उनकी कमियां दोस्तों, मेन कमी ये थी कि जितने भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट में डॉबेरिनियर जी ने केवल 3 ही ट्राइड्स बना पाए यानी कि 3 ही ऐसे ग्रुप बना पाए जिनमें इनका रूल फॉलो होता है एवरेज एटॉमिक मास वाला। द नंबर 1 इज ही कुड नॉट फाइंड ओनली 3 ट्राइड्स, ही कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइड्स यानी कि ये केवल 3 ही ट्राइड्स फाइंड आउट कर पाए थे। एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ट्राइड्स। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, कई बार आपसे वो पूछ लेता है, एमसीक्यू में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉबेरिनियर्स ट्राइड्स। 3 ऑप्शन राइट होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद में आता है दोस्तों डॉबेरिनियर जी जो है वो अपने रूल में फेल हो गए। और फेल क्यों हो गए वो आपको पता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दोस्तों 3 ही ट्रायड बना पाए वो। उसके बाद में आते हैं कौन, उसके बाद में आएंगे दोस्तों कौन, उसके बाद में आते हैं अपने पास न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या किया दोस्तों, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव रूल क्या होता है, जिससे कि ट्राइड्स में आपको नाम से समझ में आ रहा था 3, ऐसे ही ऑक्टेव में आपको समझ में आएगा 8। क्या समझ में आएगा, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है 8। तो जैसे कि डॉबेरिनियर ने 3-3 के ग्रुप्स बनाए थे वैसे ही न्यूलैंड ने 8-8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। और उस ग्रुप की प्रॉपर्टी ये थी दोस्तों कि पहला एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो कैसी थी, सिमिलर थी। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज और रिपीटेड इन प्रॉपर्टीज। न्यूलैंड ने क्या किया, इस चीज को कंपेयर किया संगीत के जो सुर होते हैं, 7 जो सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे फर्स्ट सा आता है तो 8th नंबर पे फिर से क्या आ जाता है, सा आ जाता है। दूसरे नंबर पे रे आ जाता है। अगर रे को अपन 1 मान के चले तो 8th नंबर पे फिर से रे आएगा। यानी कि 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ये इसका रूल था, किसका, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था। ठीक है, तो आपको इसमें बेसिकली लर्न क्या, मतलब माइंडसेट क्या रखना है आपको कि इन्होंने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया था। कौन सा ऑर्डर लिया था, हालांकि ये ऑर्डर कई बार
डिस्प्यूट भी था इस ऑर्डर में। कई बार ये हमेशा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं था, लेकिन जनरली अधिकतर इनके जो एटम्स थे, इनका जो अरेंज था, उसमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही इन्होंने काम में लिया था। ये डॉबेरिनियर जी की जो है, सॉरी, न्यूलैंड की जो ऑक्टेव है, इनकी बात करें, देखो मैंने लिख रखा है दोस्तों, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर अंत में वापस रिपीट कहाँ से होता है दोस्तों, ये कंटिन्यू बोला जाता है ना बार बार। तो अगर हम इसको 1 माने तो 2 3 4 5 6 7 8 पे फिर सा आ जाएगा। इसको 1 मानेंगे तो 2 3 4 5 6 7 और फिर से 8 आ जाएगा। ये एक जनरली न्यूलैंड जो थे इंडिया के तो थे नहीं, हम इंडिया वालों ने क्या किया, हमारे इंडिया के सारे गामा पाधा निसा 7 सुर ले लिए, लेकिन जिस भी कंट्री से ये थे वहां पे इन सारे गामा पाधा निसा को क्या बोला जाता था, डो रे मी फा सोल ला टी। ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है, अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो 8th एलिमेंट फिर से रिपीट हो रहा है फ्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, फ्लोरीन से। इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, क्लोरीन से। इन्हीं की प्रॉपर्टीज मैच करती है कोबाल्ट एंड निकल से, और इन्हीं की प्रॉपर्टी मैच करती है किससे, ब्रोमीन से। यानी कि ऐसे जो कॉलम्स में अरेंज किया गया था इन्होंने, इनमें सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है। चलिए आगे। फिर इनकी लिमिटेशंस क्या थी, क्या कमी छोड़ दी थी इन्होंने दोस्तों। पहली कमी क्या थी, इनके पास 56 एलिमेंट थे जब इन्होंने अपना रूल बनाया, अपना ऑक्टेव रूल बनाया, तब इनके पास कितने एलिमेंट थे दोस्तों, 56 एलिमेंट्स थे। और इन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में 56 एलिमेंट्स है तो 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे और आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए और इनका ये रूल जो है ये फॉलो नहीं हो पाया। ये रूल केवल लाइट एलिमेंट, यानी कि जो हल्के एलिमेंट है, जैसे कि अप टू कैल्शियम तक ही ये फॉलो होता है, उसके बाद में ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो लिमिटेशंस की बात करें तो पहली लिमिटेशन है, आउट ऑफ द टोटल 56 नॉन एलिमेंट्स न्यूलैंड could अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। यानी कि न्यूलैंड जो थे उन्होंने केवल कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए अपने किसको, एटम्स को या अपने अरेंजमेंट को। एवरी एर्थ एलिमेंट डिड नॉट शो प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट आफ्टर कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में जो हर एक 8वां एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट नहीं करता है। उसके बाद में बात करें, जस्ट 56 एलिमेंट्स वर नॉन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स बट एटवर्ड वेरियस एलिमेंट्स आर डिस्कवर। मैंने बताया कि न्यूलैंड ने ये कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस दुनिया में केवल 56 एलिमेंट्स हैं और 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, इसके बाद दुनिया में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया में 119 एलिमेंट्स, पहले 92 थे फिर 119 हो गए। हालांकि 92 नेचुरल है, वो अलग कहानी, आगे पढ़ेंगे उसको भी अपन, है ना। The adjust to the existing elements ordering Newland play 2 elements in the same position which are different in their chemical and physical properties। यानी कि कई बार उन्होंने क्या किया, देखो जैसे कि ये लो, यहाँ देखो कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह प्लेस कर दिया, लेंथेनम और सीरियम को एक ही जगह प्लेस कर दिया, तो अलग अलग प्रॉपर्टी वालों को भी एक जगह रख दिया, कई बार सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को भी अलग अलग जगह रख दिया। आयरन इज एन एलिमेंट दैट रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन इट्स प्रॉपर्टीज आयरन, हाउएवर इट प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। यानी कि आयरन की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच करती है दोस्तों, कोबाल्ट और निकल से मैच करती है, लेकिन फिर भी आयरन को इनसे दूर रख दिया गया। ऐसा क्यों किया ये बताने में न्यूलैंड जी एक्सपर्ट या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। The periodic table did not include noble gases because they were not discovered। दोस्तों ये वाला जो फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड के समय नोबल गैसेस अवेलेबल नहीं थी और नोबल गैसेस के लिए उन्होंने सेपरेट कोई बात नहीं कही, कोई कॉलम नहीं बनाया था। तो बाद में जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबल गैस के लिए
न्यूलैंड ने किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या मैं ऐसे कहूं कि न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन था उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई सेपरेट कॉलम अवेलेबल नहीं था, कोई सेपरेट प्लेस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि नोबल गैसेस जो है दोस्तों वो अपने आप में डिफरेंट होती है, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है। ये हिंदी में पढ़ सकते हो आप, है ना। आगे बात करें, इनके बाद में कौन आए, मेंडलीव। दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए थे मेंडलीव ने, हालांकि प्रयास तो हम ऐसे कहें कि ट्रायड्स में भी बहुत अच्छे किए थे डॉबेरिनियर ने, लेकिन डॉबेरिनियर के ट्रायड्स इतने सक्सेस नहीं हो पाए, हालांकि बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन को। तो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेंडलीव ने क्या किया कि इन्होंने ऐसे बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये जो लास्ट की लाइन बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज हो जाएगा और यही आप लोग गलती भी करोगे। यानी कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती गुणनफल होते हैं, यानी कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आफ्टर सम टाइम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन पीरियोडिकली। सो द मेंडलीव एक्सप्लेन और मेंडलीव से that the periodic function of elements are that the properties of elements are periodic function of their atomic mass। तो मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन में थे दोस्तों 7 तो क्या थे, पीरियड्स थे, और 8 क्या थे, ग्रुप्स थे। बात करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स की। दोस्तों ये जो अप टू डाउन चलते हैं ये चलते हैं ग्रुप्स, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8 ग्रुप हो गए। और ये जो लाइन टू लाइन चलते हैं ये 7 क्या हो गए दोस्तों, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या हो गए, पीरियड्स। एग्जाम में जब कंफ्यूज करना होता है एग्जामिनर को तो आपसे वो यही पूछता है दोस्तों क्या कि कितने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने तो ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 8 तो ग्रुप्स थे और 7 क्या थे दोस्तों, 7 है पीरियड्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत अच्छी चीज ये लगी मेरे को इनकी कि इन्होंने अपने चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट भी दिया। एक बार समझ लो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने दोस्तों कुछ एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। कौन सा कलर सही दिख जाएगा यहाँ पे, ये वाला। मान लो ए एलिमेंट है, ए को ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करवाई, ए की हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करवाई। ठीक है, मान लो दूसरा एलिमेंट बी था, बी की ऑक्सीजन से भी करवाई, बी की हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करवाई, सी की ऑक्सीजन से भी करवाई, सी की हाइड्रोजन से भी करवाई। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे इन्होंने उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बना लिए। ठीक है, जब इनके हाइड्राइड बन गए, जब इनके ऑक्साइड बन गए तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने हाइड्राइडों के जो सिमिलर फॉर्मूला वाले थे एलिमेंट्स और जो ऑक्साइड के सिमिलर फॉर्मूला वाले एलिमेंट थे उनको एक जगह रखा। जैसे कि ये देखो, फर्स्ट ग्रुप में किसको रखा, R2O वाले एलिमेंट्स को। अब R2O का मतलब ये होता है कि जिसका फॉर्मूला R2O इस फॉर्म में बन रहा है उसको उन्होंने एक जगह रखा। ठीक है, और जो हाइड्राइड के साथ RH टाइप का फॉर्मूला बना रहा था उसको एक ग्रुप में डाल दिया सभी को। जैसे कि लिथियम की जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो ये बनाएगा दोस्तों Li2O, सोडियम भी क्या बनाएगा Na2O, पोटेशियम क्या बनाएगा K2O, रुबिडियम Rb2O। अब जब लिथियम के हाइड्रोजन से करवाएंगे तो ये बनाएगा LiH, सोडियम से बनाएगा NaH हाइड्राइड, KH,
तो एक जैसे फॉर्मूला वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा, फिर दूसरे फॉर्मूला वाले जैसे कि RO वाले को सेकंड ग्रुप में रखा, RH2 वाले को भी सेकंड ग्रुप में रखा। ठीक है, यानी कि दूसरे ग्रुप में ऐसे एलिमेंट थे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके RO टाइप का फॉर्मूला बना रहे थे, और जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके RH4 टाइप का फॉर्मूला बना रहे थे। ठीक है, अब जब इस प्रकार से उन्होंने अरेंज कर दिया तो उन्होंने ये देखा कि जैसे मैंने इस टेबल को अरेंज किया, मुझे उस टेबल में एक स्पेशल कैरेक्टर क्या नजर आया। इस टेबल में मेंडलीव को क्या नजर आया कि जो एटॉमिक मास है वो अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इधर चले कोई एलिमेंट नहीं आया। फिर लिथियम का एटॉमिक मास 6.39 अप्रोक्स 7, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 18। देखो अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मास की कोई बात नहीं करी थी, केवल कहा था कि एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये बात बाद में कही थी, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। करते आगे बात करते हैं। हाँ, इनके मेरिट्स क्या थे। इन्होंने क्या किया, अपनी कमियों को छुपाने के लिए मेरिट्स बना दिए कि मेरी जो मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर क्या है। फर्स्ट कैरेक्टर, ही ग्रुप्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिक ऑफ एटॉमिक मास, कि मैंने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया है। ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, कि इन्होंने क्या किया दोस्तों, बीच में कुछ गैप छोड़ दिया। मान लो ये गैप छोड़ दिया, और गैप कहाँ है इनका भैया, अरे भैया कहाँ है रे भैया, एक का एल्यूमिनियम कहाँ है, ढूंढो एल्यूमिनियम कहाँ है इसके अंदर। बेरियम, बेरिलियम, ये बेरियम से पहले कुछ प्लेस खाली पड़ा है। इन्होंने क्या किया कि भैया मेरे पास कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं है, फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा और वो इस प्लेस पर स्टेबल हो जाएगा, इसकी पोजीशन यहाँ होगी, और इसका नाम भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया। नाम क्या बताया कि बेरिलियम से पहले आ रहा है तो इसका नाम हो गया एका बेरिलियम। क्या नाम आ गया उसका, एका बेरिलियम। तो उन्होंने ये कहा कि भैया लाइक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम ऑल्सो, ही लेफ्ट ए फुल ग्रुप वैकेंट फॉर अनडिस्कवर्ड इनर्ट गैसेस। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इस टेबल के अंदर एक लास्ट का जो ग्रुप है ना आपके पास, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। वो बिल्कुल कैसा पड़ा है, इसमें तो नहीं लिखा मैंने, एक ग्रुप आएगा अलग से, जो क्या है, उन्होंने कहा कि और भी कोई एक्स्ट्रा वो आ जाएगा ना, अगर कोई एलिमेंट और डिस्कवर होगा तो उसकी प्लेस के लिए मैंने अलग से जगह छोड़ रखी है। उसके बाद में बात करें लिमिटेशन क्या थी, उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कोई स्पेशल पोजीशन नहीं बनाई थी। अब आइसोटॉप क्या होते हैं वो आगे बात करेंगे अपन, है ना। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, फॉर एग्जांपल ऑर्गन एटॉमिक मास 40 कम फर्स्ट एंड पोटेशियम with low atomic mass 30 should come later but K should be placed first। तो उन्होंने पोटेशियम और आर्गन तो उस टाइम डिस्कवर भी नहीं थी वैसे तो ना, वो शायद उस टेबल में आपको नहीं मिल पाएगी, उस टेबल में इसलिए नहीं मिल पाएगी बिकॉज नोबल गैसेस की जो डिस्कवरी हुई थी वो बाद में हुई थी, है ना। देखो ये पोटेशियम है, पोटेशियम से पहले आर्गन आ रहा है, लेकिन आर्गन जो है ना उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो आर्गन को पोटेशियम के बाद में आना चाहिए, इधर आर्गन आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो वो आर्गन क्यों नहीं लिखा हुआ इस टेबल के अंदर, बिकॉज ये टेबल दोस्तों मेंडलीव से उठाई गई है और उस टाइम नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आगे बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों अब आते हैं असली कहानी के ऊपर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है दोस्तों। डिस्कवर किया था, उनका नाम था हेनरी मोज़ले। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, हेनरी मोज़ले जी ने क्या किया, जो मेंडलीव की टेबल थी उसी को चिन्ना साख, कितना साख,
चिन्ह सा चेंज किया और चेंज करके क्या बता दिया कि भैया ये जो ये जो मेंडलीव जी थे, इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर टेबल बनाई थी। मैं एटॉमिक मास के बेस पर नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अब एटॉमिक नंबर के बेस पे कैसे बनाया? आपसे एक बात और पूछ लेता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, मॉडर्न लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ लिख तो रखा है मैंने ऊपर, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? जैसे मेंडलीव लॉ क्या कहता था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सेम एज हेनरी मोजले ने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इतना सा फर्क है, उन्होंने एटॉमिक मास बताया, इन्होंने एटॉमिक नंबर बताया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब इस टेबल में क्या था? इस टेबल में दोस्तों हॉरिजॉन्टल रो थी और वर्टिकल कॉलम थे। ऐसे कॉलम्स थे खड़े की तरफ, अप टू डाउन चलेंगे तो कॉलम्स, जिसको अपन ने ग्रुप बोला। हालांकि मेंडलीव की टेबल के अंदर भी अपन ने इसको ग्रुप ही बोला था। और ऐसी जो रो है, जो लाइंस बनी हुई थी, उन लाइंस या रो को उन्होंने क्या बोला? पीरियड बोला। ठीक है, इसको आवर्त बोल दिया गया और इसको समूह बोल दिया गया। ठीक है, तो टोटल कितने पीरियड है और कितने ग्रुप है? ऐसे 7 लाइनें बनी हुई थी, तो 7 तो पीरियड हो गए और 18 क्या हो गए? ग्रुप्स हो गए। 7 पीरियड, अच्छा यहां लिख रखा है मैंने, 7 पीरियड्स और 18 क्या थे दोस्तों? उनके पास ग्रुप्स थे। ये रही दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। शायद आपको अच्छे से नजर नहीं आ पाएगी, मैं बीच में ले चलता हूं आपको, है ना। मैंने एक टेबल इसमें ऐड कर रखी है। मित्रों कहाँ गई? इसमें नहीं है शायद, है ना। चलो कोई ना, जैसा भी है उसी को पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें ऐसे 7 कॉलम्स बने, 7 ग्रुप बने, 7 पीरियड है और इस प्रकार से 18 क्या है दोस्तों? कॉलम्स बने हुए हैं, जिनको क्या बोल देते हैं? ग्रुप्स बोल देते हैं। इट पीरियड हैज टू, यार इसको मैं ऐड कर देता हूँ टेबल को, आपको समझाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना, समझना भी इजी हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों ये आ गई आपके पास टेबल। इस टेबल में क्या किया दोस्तों, मैं जनरली बेसिकली आपको बता देता हूं। जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम है दोस्तों, इन 2 कॉलम्स को क्या बोला गया दोस्तों? इन 2 कॉलम्स को बोला गया एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोल दिया गया? एस ब्लॉक। अब ये एस ब्लॉक की क्यों बोला, ये बाद की बातें हैं। लास्ट के जो 6 ग्रुप्स थे उनको बोल दिया दोस्तों क्या? पी ब्लॉक। जो बीच में 10 ग्रुप थे उनको बोल दिया दोस्तों क्या? डी ब्लॉक। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसको बोल दिया गया था शॉर्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? शॉर्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में 8 एलिमेंट है, 2 तो एस ब्लॉक के हो गए, बीच का डी ब्लॉक खाली, और 6 हो गए पी ब्लॉक के। तो इसको बोल दिया, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड जो है, उसमें केवल 2 एलिमेंट है, उसको क्या बोला गया? वेरी शॉर्ट ग्रुप। दूसरे वाले में 8 एलिमेंट है, उसको बोला शॉर्ट ग्रुप। तीसरे वाले के अंदर भी 8 ही ग्रुप एलिमेंट है, तो उसको भी बोला शॉर्ट ग्रुप। चौथे वाले में देखो दोस्तों 10 और 6 16 और 2 18 एलिमेंट है टोटल, तो इनको बोल दिया गया लॉन्ग ग्रुप या लॉन्ग पीरियड। मेरे मुंह से बार बार ग्रुप वर्ड निकल रहा है। ठीक है, ये पीरियड से इस प्रकार। और अगला कौन सा है? 6th के अंदर भी 18 एलिमेंट्स है, इसको भी क्या बोल दिया? लॉन्ग ग्रुप। लेकिन जो 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें दोस्तों हाफ नियम जो है ना, उसके पहले 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि लेंथेनम जो है ना वो 57 पे आता है, तो 58 सीरियम के बाद में
71 ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट्स जो है उनको एफ ब्लॉक में डाल दिया गया है। यानी कि ये जो एफ ब्लॉक दोस्तों है ना, ये केवल पी ब्लॉक का ही पार्ट है। और पी ब्लॉक में कौन से जो फर्स्ट पीरियड है एफ ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक के, या मैं बोलूँ कि 7th पीरियड से उठाया गया है। तो 14 तो एलिमेंट ये हो जाएंगे और 18 वो, इसमें 32 एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो 7th पीरियड है दोस्तों लास्ट वाला, इसमें क्या है, कुछ लास्ट के एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, उनको एज्यूम किया गया है, तो इसको बोलते हैं अनकंप्लीट पीरियड। क्या बोलते हैं? अनकंप्लीट पीरियड। चलते हैं अपने उसी टॉपिक की ओर वापस। फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स, केवल 2 ही एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। थर्ड में कितने हैं? 8 एलिमेंट, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। फोर्थ में कितने एलिमेंट हैं? 18 एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट। इसको भी शॉर्ट ही बोलेंगे ना, 8 ही तो है इसके अंदर यार, शॉर्ट पीरियड है ना। फिर इसमें 18 एलिमेंट है, इसको बोल देते हैं लॉन्ग पीरियड। कौन सा पीरियड? और फिफ्थ के अंदर भी 18 ही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे दोस्तों? लॉन्ग पीरियड ही बोलेंगे। लेकिन जो 6th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो 7th पीरियड है उसमें कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं अपन अनकंप्लीट पीरियड। यहां तक किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलें आगे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें किस चीज की, कहाँ पहुंच गए थे अपन? इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट में केवल एक होता है, आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं ना। सेकंड में 2 होते हैं, 13 में 3 होते हैं, 14 में 4, 5, 6। बताता हूं मैं इसको, है ना, आराम से एक बार टेबल लेकर के। पहले देखता हूं क्या क्या चीजें हैं अपने पास, ठीक है। अब दोस्तों वापस चलते हैं अपन टेबल की तरफ, ठीक है। टेबल की तरफ चलोगे तो आपको क्या नजर आएगा? यार ये टेबल थोड़ी थी, वो दूसरी टेबल थी। टेबल की ओर चलोगे तो दोस्तों आपको फिर से क्या नजर आएगा? एक बार वही टेबल। अब आपको इस टेबल में जनरली क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस टेबल में आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उस ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1। जो सेकेंड ग्रुप होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। बीच के 10 को छोड़ दो, 13 वाले के अंदर आ जाओ, इसमें होते हैं 3। 14 में होते हैं 4, इसमें होते हैं 5, इसमें होते हैं 5 नहीं होते इसमें यार, 3 ही होते हैं। इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 1, और इसके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 0 होते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उसको आप जाकर के अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। चलते हैं आगे। अब दोस्तों मॉडर्न टेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं या एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक फंक्शन होती है, जो रिपीट होती है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? दोस्तों एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है कि एटम की रेडियस, और एटम की रेडियस डिसाइड होती है उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस। ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसकी एटॉमिक रेडियस होगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हो द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉलर, सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए सिंगल एटम could not find easily. So to find the radius of an atom we use 2 attached atoms
and the distance between two attached atoms, sorry, the half distance of two attached atoms are called atomic radius। कहने का मतलब ये है कि एक एटम की जो रेडियस होती है दोस्तों, उसको फाइंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एटम की साइज बहुत छोटी होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, दो अटैच्ड एटम को लिया जाता है, उनकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगी आपको, एक एटम की रेडियस मिल जाएगी। चले आगे, अब ये एटॉमिक रेडियस किस प्रकार चेंज होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों अप टू डाउन जाएंगे किसी टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है ये कैसे इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप डिटेल से देख सकते हो कि क्यों लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, क्यों अप टू डाउन इंक्रीज होती है। चलें आगे। हालांकि सिंपली समझ सकते हो, अप टू डाउन जाओगे ना तो हर एक पीरियड में एक नया सेल ऐड हो जाएगी, नई सेल ऐड होते ही साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और एटॉमिक साइज की डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर, मान लो इसमें दो शेल है, तो दूसरी शेल के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होगी दोस्तों, वही होगी रेडियस। अगला इसका एक कैरेक्टर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा। It is the amount of energy required to remove loosely bonded electrons from outermost shell of an atom। किसी भी एटम के outermost shell के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से हटाने के लिए जितनी भी आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे दोस्तों, उसको बोलोगे आप आयोनाइजेशन एनर्जी। चलें आगे, लिख रखा है मैंने, अगर पीरियड में अप टू डाउन जाओगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, सिंपली समझ लो। अप टू डाउन जाने पे आप जानते हो साइज इंक्रीज होती है। अब एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, टाइटली बॉन्डेड होंगे। लेकिन जैसे ही मान लो शेल्स इंक्रीज हो रही है तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की और इस न्यूक्लियस की, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना ईजी हो जाएगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। कि अप टू डाउन जाने पे क्या होती है, ये इंक्रीज होती है अलग पीरियड, सॉरी पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, और पीरियड में जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो ये क्या बढ़ेगा, शेल बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, एनर्जी कम लगेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको ये पता है कि साइज क्या होती है एटम की, डिक्रीज। अब जब साइज कम है तो कम साइज में आप जानते हो डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। एग्जाम से मैंने समझा रखा है, एग्जाम्पल से, इलेक्ट्रॉन गेट नॉट ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। चलें आगे। मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो मेटल्स रिप्रेजेंट करती है, मेटल्स शो करती है, उसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। इट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा मेटल्स दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। मेटल्स का ये स्पेशल कैरेक्टर है, हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके, सॉरी इलेक्ट्रॉन, मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल्स का ये कैरेक्टर है दोस्तों कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी
आपको पॉजिटिवली चार्ज बना लेती है। जैसे कि मैं बोलूँ सोडियम, इसके आउटर मोस्ट में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 पर ये ऑक्टेल रूल को फॉलो नहीं करेगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा दोस्तों, ये Na+1। हमेशा एटम्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही बनाती है, पॉजिटिव चार्ज आयन ही बनाती है। ये मेटल्स का स्पेशल कैरेक्टर है। ग्रुप में जाओगे, जब आप अप टू डाउन जाओगे तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों टेबल की बात करते हैं। टेबल में देखोगे अगर आप, तो टेबल में आपको कुछ ये नजर आएगा। ये जो येलो कलर में मैंने लिख रखा है, ये टेबल में जो है ये मेटालॉइड्स है दोस्तों। इसकी जो लेफ्ट साइड में है ये सारी की सारी, ये इधर जो है ना, ये सब मेटल्स है। ये सब कौन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ देना, ठीक है। इधर जो है ये सब नॉन मेटल्स है और ये जो येलो बॉक्स में है ये है मेटलॉइड्स, यानी कि इनमें कुछ कैरेक्टर मेटल्स के भी है, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल्स के भी है। और एक आखिरी कैरेक्टर आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी की, और इलेक्ट्रॉन कहीं पर आपको ऐड करना होगा तो आपको कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिट एनर्जी की। द एनर्जी रिलीज विच व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। और ये कैरेक्टर हमेशा कौन शो करती है दोस्तों, ये शो करती है हमेशा नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आपको देखना है इसको। चलते हैं, गुड बाय, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।